चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां लेसन हिंदी का नागरी लिपि। नागरी लिपि जो कि एक निबंध है, किनके द्वारा लिखा गया है? गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अच्छा, जो हम लोग एग्जाम देते हैं या फिर जो भी हम लोग हिंदी लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में भी लिखने को बोला जाएगा, तो कौन सी लिपि लिखी जाती है? देवनागरी। क्या लिखी जाती है? देवनागरी। यानी जो हम हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। जिस दिन अंग्रेजी का एग्जाम होगा ना, देखिएगा टीचर बताएंगे कि एक जगह लिपि लिखने को आता है, उसमें आप रोमन लिखिए। क्या लिखिए? रोमन। लेकिन जब हिंदी का एग्जाम होगा, संस्कृत हो जाए या कोई भी हो जाए, उसमें क्या बोला जाता है? देवनागरी लिखिए। क्या लिखिए? देवनागरी। तो वही विभिन्न लिपियों के बारे में गुणाकर मूले जी ने, खैर विभिन्न लिपि तो नहीं कह सकते हैं, नागरी लिपि जो देवनागरी लिपि है ना, इसके महत्व, इसके इतिहास के बारे में उन्होंने बताया है कि किन किन भाषाओं में इस लिपि का प्रयोग होता है, कब से इन लिपि का प्रयोग होता है, कौन कौन राजा महाराजा इस लिपि का प्रयोग करते थे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ में हर एक चीज मेंशन किया गया है। जिस तरह से हम लोगों ने प्रत्येक पाठ पढ़ा है, पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, लेखक परिचय के बाद पाठ सारांश पढ़ेंगे, पाठ सारांश के बाद क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर के बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद जय हिंद। ठीक है, उसके बाद छुट्टी। यहां देखिए, बताइए चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि। लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। ठीक है, यहां देखिए लेखक परिचय। लेखक है हमारे गुणाकर मूले जी। इनका जन्म होता है 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में। क्वेश्चन पूछा है सर, अमरावती जिला, याद रखिएगा। तो अमरावती जिले के गांव में किनका जन्म हुआ था? गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था। निधन इनका होता है 2009 ईस्वी में। ठीक है सर। चलिए प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, अब डायरेक्ट रचना इनका कौन कौन सा है ध्यान दीजिएगा। पिछले 25 वर्षों में उनके 2500 से अधिक लेख यानी निबंध तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। यानी गुणाकर मूले जी का 2500 से अधिक निबंध लिखे जा चुके हैं और साथ ही साथ 30 पुस्तकें मार्केट में आ चुके हैं, यानी उसका प्रकाशन हो चुका है। अब देखिए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम है। कृति मतलब उनकी कुछ रचनाओं के जो प्रमुख हैं। वैसे तो देख रहे हैं ना, 30 पुस्तकें हैं, 2500 निबंध है, उसमें से कुछ प्रमुख उन्होंने लिखा है, उसका नाम है, याद रखिएगा, अक्षरों की कहानी। कौन सा है? अक्षरों की कहानी, भारत, इतिहास और संस्कृति। ये रचना एक है, एक ये है, एक ये है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल। सूर्य एग्जाम में पूछ चुका है कि सूर्य के रचनाकार कौन है? कौन है? गुणाकर मूले, याद रखिएगा। नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी। ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं नागरी लिपि, ये भारतीय लिपि कहानी के संग्रह से ही लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि इत्यादि और भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किया है। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। एग्जाम में याद रहेगा, बार बार पूछा है सर। अक्षर कथा जो है, इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी पूरा लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। अर्थात जितनी भी लिपियां चलती है संसार में, उन सब की जानकारी गुणाकर मूले जी के द्वारा अक्षर कथा। कुछ महत्वपूर्ण लिपि जो कि आगे चलकर अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं उसमें मिलेगा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, और भी बहुत सारे लिपियां हैं। माने ये कुछ प्रमुख लिपियां जो आगे चल के आप लोग को देखने को सुनने को मिलेगा। आगे देखिएगा। चलिए रोमन लिपि तो हाँ देखा नहीं है, इस आधुनिक ईसा पूर्व में कह सकते हैं 1500-1100 एडी में, याद रखिएगा। पाठ परिचय काल्हे ना हुए बनी, कह तरी से काल्हे तो हुए। मम्मी लेके आई, पापा लेके के लेके हुए, कहाँ किनुए लो, कर पे मिलुए, दाम पूछिए, हमरो को बताइए। ठीक बा, हमू किन के लिए रोमन लिपि। चलिए यहां देखिए, प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। बताइए नागरी लिपि किस पुस्तक से ली गई है? भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले। चलिए इसमें हिंदी की अपनी लिपि, हिंदी की अपनी लिपि कौन सी? नागरी कहिए या देवनागरी कहिए, या देवनागरी को ही नंदी नागरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सुनिएगा,
के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यानी इसका ऐतिहासिक विकास क्या रहा है, ये कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। यहां हमारी लिपि माने कौन, देवनागरी लिपि प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है गुणाकर मूले जी के द्वारा। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है। बोझिल कहने का मतलब होता है बाबू, ये सब एक ऐसा टॉपिक है ना जो जल्दी समझ में किसी को नहीं आता है, तो एकदम आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए बोझिल मतलब इसको भारी नहीं होने दिया है, माने पढ़ने में अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, इस तरह से लिखा गया है। तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की गई है। किनके द्वारा, गुणाकर मूले जी के द्वारा। अगर ये पाठ हम पढ़ेंगे तो हमको अंदर जिज्ञासा जगेगा कि लिपियों का क्या महत्व है, कौन कौन से लिपि हैं। तो उनका अक्षर कथा जो चैप्टरवा है, किताबवा है, वो पढ़ लीजिएगा तो ठीक है, खरीद कर, उसमें सभी लिपि के बारे में पता चल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं पाठ का सारांश। पाठ का सारांश ध्यान दीजिएगा, पाठ का सारांश और क्वेश्चन आंसर से पूरा पाठ तो लगभग क्लियर हो ही जाता है, ऑब्जेक्टिव बनिए जाता है। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। नागरी लिपि शीर्षक निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने भारतीय लिपियों की विस्तृत चर्चा करते हुए देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की है। तकनीकी बारीकियों और जटिल विवरणों से बचते हुए लेखक बताता है कि हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां, हिंदी साथ ही साथ इसमें जितनी भी बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी हिंदी का ही बोली है एक तरह से देखा जाए, सुनिएगा आगे सुनिए, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये जितनी भी भाषाएं हैं ना, सबकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है, याद रखिएगा, नागरी लिपि है। उसका नया नाम देवनागरी, लेकिन नागरी लिपि ही है, याद रखिएगा। सुनिए, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देखिए, मराठी, संस्कृत, प्राकृत तथा नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषा, नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषा कहां बोली जाती है, नेपाल में, की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी लिपि ही है। आगे देखिएगा, ईसा की 14वीं 15वीं शताब्दी, यानी 1300 से लेकर के 1500 तक, 1300 से लेकर के 1500 तक, सुनिएगा, में विजयनगर के शासकों के लेख कन्नड़, तेलुगु और नंदी नागरी लिपि में ही मिलते हैं। सुनिएगा, यानी कन्नड़, तेलुगु ये सभी किस लिपि में मिलते हैं, नंदी नागरी। नंदी नागरी देवनागरी का ही नाम है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की भाषा है, दक्षिण यानी साउथ इंडस्ट्री, साउथ, मायका फंस गया, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, देखे लो यहाँ देखिए, दक्षिण भारत की भाषा है कौन, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि भी नागरी की भांति ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तेलुगु भाषा पो पो, इल्ले इल्ले, पो पो माने क्या होला, माने जा जा जा, अन्नम तीनवा माने खाना खैला होला नहीं बनी, हाँ एक दूगो हमरो आवेला, एगो हमने कहबे करला, इल्ले इल्ले, इल्ले माने का होला बनी, अरे मैं बाड़ी से 2-4 गो तेलुगु जाने ली सही, का होला बनी इल्ले माने, अंजलि इल्ले माने का होला, हाँ जा जाओ, इल्ले इल्ले ले पो पो। चलिए जो भी है, यहाँ देखिए, लगी अच्छा है सर, वहां की भाषा जो है, कभी फिल्म देखिएगा ना तो कभी तेलुगु भाषा में करके देखिएगा, पता है क्या होगा कुछ नहीं, कुछ मुझे में नहीं करेगा। चलिए जो भी है, यहाँ देखिए, हाँ देखिए, चोल वंश के प्रतापी शासकों, अब थोड़ा शासकों के बारे में देखते रहिए सर, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा है, ठीक है सर। सुनिए, चोल वंश के प्रतापी शासकों राज क्या लिखा है, राज और राजेंद्र के सिक्कों तथा 12वीं शताब्दी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में ही उत्कीर्ण मिलते हैं। यानी दक्षिण के ये जो राजा हैं, इनके लेखों पर, इनके अभिलेखों पर कौन सी भाषा में लेख मिलते हैं, कौन से लिपि में, मतलब नागरी लिपि के ही लेख मिलते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, उन पर क्या लिखा मिलता है, वीर केरलस्य, सुनिएगा ध्यान से। मुगल बादशाह अकबर के सिक्कों पर राम सीता, याद रखिएगा, अकबर सबसे फेमस अकबर आया था, माने मुगल सल्तनत में सबसे प्रसिद्ध बादशाह कौन था, अकबर था। सुनिएगा, अकबर के सिक्कों पर राम सीता की आकृति है
और रामसिंह शब्द नागरी लिपि में अंकित है। रामसिंह शब्द किस शब्द अंकित है? नागरी लिपि। बस 1 मिनट समय दो बनी हमरा के थोड़ा सा बने उखड़ा तो बनी होते सबका नाम हो करो बगलवा में बाबू नहीं खड़ा जा, तू खड़ा जा लगवा बड़ू, दोनों आदमी खड़ा कर लो, खड़ा जा, स्टैंड अप, चलो पीछे जा, जल्दी, अरे जाइए, प्यार से बोल रहे हैं, पीछे चले। चलिए सर आगे देखते हैं, ठीक है। अब बतिया लो तार लोग जितना बतिया हुआ, ठीक है। चलिए, इससे यह स्पष्ट होता है कि नागरी लिपि एक समय में सार्वदेशिक लिपि थी जिसका प्रचलन 8वीं 9वीं शताब्दी से ही हो रहा है। नागरी लिपि को देवनागरी या नंदी नागरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब पता चला नागरी लिपि को ही क्या कहा जाता है? देवनागरी या नंदी नागरी कहा जाता है। उत्तर भारत में सबसे पहले, उत्तर भारत जहां हम लोग रहते हैं, सुनिएगा, उत्तर भारत में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि के प्रमाण मिलते हैं। मिहिर भोज, कौन भोज? मिहिर भोज 840 से 881 ईस्वी की बात है कि ग्वालियर प्रशस्ति नगरी लिपि में संस्कृत भाषा में अंकित है। 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के अधिकांश हिंदू शासकों ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। इस्लामी शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लेख अंकित कराए। विद्वानों के अनुसार दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समांग्ड, सुनिएगा, समांग्ड दान पत्र 774 ईस्वी की बात है, वहां पर मिलता है। सुनिएगा ध्यान से, 754 ईस्वी, सॉरी, सुनिएगा, बात समझिए। सबसे प्राचीनतम जो नागरी लिपि का विकास माना जाता है ना, तो दक्षिण भारत से माना जाता है। कहां से माना जाता है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत माने कौन? साउथ इंडस्ट्री, याद रखिएगा सिंपल भाषा में, वहां से माना जाता है। अगला पैराग्राफ है, नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का भी विकास हुआ। तिब्बत से प्राप्त दोहा कोश सरहपाद की रचना है। राजभूषण बनी आज लड़का शांत बड़ा सन तार लोग बीत जाइए, याद रखिए लो बाबू, यही रहिए लो, बहुत आई लव यू। इसलिए हम बॉयज जो सबको मानते हैं, ऐसा लवर ही देखिए। सुनिए सभी लोग, अरे भाई हमारा हमें एडिट कर में दिमाग खराब है, देखो नहीं है। चलिए, हाँ, तो दोहा कोश किन की रचना है? सरहपाद की रचना है। और सरहपाद जो है हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो 10वीं 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। कब की मानी जाती है? 10वीं 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। दोहा कोश की रचना वो भी किस भाषा, किस लिपि में थी? नागरी लिपि में ही थी। सरहपाद हिंदी के, अच्छा आ गया फिर से, देखिए, सरहपाद हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं, ठीक है। मैंने जो बताया यहाँ पे लिखा है कि सरहपाद हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। इस प्रकार नागरी या देवनागरी लिपि भारत की एक प्राचीन, सुगम और समृद्ध लिपि है जिसका प्रयोग देश भर में, सुनिए, शिलालेख क्या होता है पता है? एपिटाफ, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसे माने जहां पर उसको दफनाया जाता है, हम लोग उसको सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। उस पर कुछ लिख दिया जाता है ना, उसी को शिलालेख कहा जाता है, याद रखिएगा। 12 क्लास में एक चैप्टर ही पढ़ना है, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख। वाल्टर डिला मेयर ने लिखा है, छोटी सी कविता है लेकिन बहुत बढ़िया कविता है, याद रखिएगा, सुनिएगा। ताम्रपत्र यानी तांबा का जो बर्तन होता है उस पर कुछ लिख दिया जाता है। सांदो का मतलब एक प्रकार का दस्तावेज होता है, सबूत होता है, सुनिएगा। और राजकीय आदेशों में व्यापक रूप से हुआ है, जिसमें कौन सी लिपि मिलती थी? नागरी लिपि ही मिलती थी, देवनागरी लिपि मिलती थी, याद रखिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहा है, ध्यान से देखते चलिए एक एक क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आंसर छोट रहा तो बड़ी मजा वाला कि ना, पहले तो वाह, आइए तो निकल आंसर बोल रहा है, बाप रे बाप, बड़ी बढ़िया मुंह बनाते हैं आप लोग, इधर देखिए। चलिए, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? आंसर देखिए। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता तब आई जब लगभग 2 शताब्दी पहले, इसी 2 शताब्दी यानी लगभग 200 वर्ष पहले, सुनिएगा, इसके टाइप तैयार किए गए। अर्थात पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि के हिंदी टाइप कब तैयार किए गए थे? 2 सदी पहले। 2 सदी मतलब 200 वर्ष पहले, सुनिएगा, लगभग 200 वर्ष पहले। और इसी लिपि में पुस्तकों का मुद्रण प्रारंभ हुआ। मुद्रण के कारण अक्षरों के रूप निश्चित हो गए और उनमें एक रूपता आ गई है। जितना चीज लिखल गई बनू,
एक टाइप आज से दूसरा जन द जैसे क ख ग घ अंग हम लोग पढ़ते हैं ना, 200 वर्ष पहले लिखा गया। कहीं क है, ख है, ग है, देखा ना सारा चीज है, जितने भी चीज है, चीजा ना माने सारा चीज, ये जितने भी चीज है किस किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। और इसके टाइप कब बने थे? आज से 2 सदी पहले, याद माने आज से नहीं, अब तो 26 सदी से निकल रहा है, 200 यानी 200 वर्ष, लगभग 200 वर्ष पहले। चलिए, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तारा दिमाग में जितना भाषा याद पड़ी लिख दी हो, सुनिएगा ध्यान से। देवनागरी लिपि में हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां लिखी जाती है, लेकिन ऐसे लिखेगा तो बेहतर है, किताब में ऐसे ही दिया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली, नेवारी यानी नेपाली में ही आता है नेवारी, और प्राकृत भाषाएं भी किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आगे देखिएगा, लेखक ने किन किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने किन किन भाषाओं का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है? आंसर देखिएगा, लेखक ने देवनागरी लिपि का संबंध गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों से बताया है, याद रखिएगा। ठीक है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? देवनागरी को ही नंदी नागरी कहते हैं, नागरी को ही नंदी नागरी कहते हैं। किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? आंसर देखिएगा, तो दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को ही नंदी नागरी कहा जाता है। लेखक ने देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक काल, उसके व्यापक प्रसार और विस्तार के संदर्भ में नंदी नागरी का उल्लेख किया है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां प्राप्त हुए हैं, उसके विवरण दे। ठीक है, तो मैंने बोला था ना, नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के दक्षिण दक्कन प्रदेश से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण भारत दक्कन प्रदेश से प्राप्त होते हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार दक्षिण भारत में नंदी नागरी यानी नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समांगढ़ दानपत्र 754 ईस्वी जो ऊपर लिखा गया था, ये है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की स्थापना की थी। इससे स्पष्ट होता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? दक्षिण भारत से। अगर नागरी लिपि के आरंभिक लेख एग्जाम में पूछ देता है और अब दक्षिण भारत उसमें मेंशन कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 6 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मी और सिद्धम लिपियों की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो नागरी लिपि की पहचान देखिए तो हम एकदम क्षैतिज यानी एकदम सीधा रेखा में लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते हैं लोग? सब एकदम क्षैतिज रेखा चलता है, सुनिएगा ध्यान से। ब्राह्मी और सिद्धम लिपियों की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान उसके अक्षरों के ऊपर खींची हुई क्षैतिज रेखा यानी जो सिरा रेखा जो ऊपर वाली खींचाई देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ है। इसी सिरो रेखा के कारण नागरी लिपि के अक्षर एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जो उसे अन्य प्राचीन लिपियों से अलग पहचान देती है। ठीक है, नागरी लिपि की पहचान क्या है? उसके शब्द के ऊपर क्षैतिज रेखा रहता है। आप लोग देखबे करते हैं, सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? ध्यान सुनिएगा, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख, अब शासक का नाम पूछा है, उत्तर भारत के शासक के नाम बताने हैं, आंसर देखिएगा। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, संभार अजमेर के चौहान, कनौज के गढ़वाल, कठियावाड़ के गुजरात के सोलंकी राजा, आबू के परमार और जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के प्राचीन नागरी लेख क्या होते हैं सर? प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतने सारे लेख हैं, याद करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। नागरी को देवनागरी क्यों कहा जाता है? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? ध्यान से सुनिएगा सर। नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है, इस विषय में लेखक एक मत प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ सर, सुनिए, यहाँ पे इसलिए भी लिख सकते हैं, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि इसलिए कहा जाता है, नहीं यही सही है, क्योंकि क्यों कहा जाता है इस विषय में लेखक एक मत प्रस्तुत करता है। ठीक है सर, क्वेश्चन को आंसर की तरह बना करके लिखा गया है। आगे देखिएगा, लेखक के अनुसार, अगर ये लाइन नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट यहां शुरू करेंगे तब वो ठीक है। लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। क्या था? देव था। और गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि पटना अब कहा जाता है, को देवनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवनगर कहा जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। देवनागर की लिपि होने के कारण
नागरी को ही क्या कहा जाता है, देवनागरी कहा जाता है। हालांकि लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि यह केवल एक मत है, यानी केवल मानना है, केवल एक भावनाएं है, केवल एक सोच है। इसके पक्ष में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक बताया है? ऊपर वाला जो क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे ना, उससे संबंधित ये भी है, याद रखिएगा। ठीक है सर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य याद रखिएगा। सुनिए, नागरी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि इसका जन्म प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का उत्पत्ति कहां से हुआ है? प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। लेखक अनुसार नागरी शब्द नगर अर्थात बड़े शहर से जुड़ा हुआ है, बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। देखिए, पादताडिकम नामक नाटक से यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है? पहले नगर कहा जाता था। तो हो सकता है लेखक इसलिए मानते हैं कि नागरी लिपि का वहीं से भाई उत्पत्ति हुआ हो। इसलिए लेखक का मानना है कि नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित है, और उत्तर भारत के किसी बड़े नगर कहा है तो पटना उसमें आता है, याद रखिएगा। यह भी संभव है कि वह नगर प्राचीन कौन सा है? पाटलिपुत्र, अर्थात आधुनिक में कौन रहा हो? पटना रहा हो, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? आंसर देखिएगा सर। यानी नागरी लिपि के साथ साथ कौन कौन से चीज आते हैं, कौन कौन सी लिपि आती हैं, कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। आंसर देखिए, नागरी लिपि के साथ साथ तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का भी विकास हुआ। लेखक इस संबंध में बताता है कि दक्षिण भारत की ये सभी लिपियां नागरी लिपि की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सार्वदेशिक का मतलब होता है सार्वभौम, यानी पूरी दुनिया के लिए। नागरी लिपि कब तक थी? ध्यान से सुनिएगा, आंसर देखिए। नागरी लिपि ईसा की 8वीं 9वीं शताब्दी से पूरे देश में प्रचलित हो गई थी, और उस समय तक इसे एक सार्वदेशिक लिपि माना जाता था। यह किसी एक नगर विशेष की लिपि नहीं थी, बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार रहा। यानी भारत के लगभग हर क्षेत्र में नागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। अच्छा, जो लिपि होता है क्या बोलने के लिए होता है? नहीं, लिपि केवल लिखने के लिए होता है, याद रखिएगा। लिपि के टाइप्स होते हैं। टाइप का मतलब क्या होता है? जो टाइप करते हैं ठाए ठाए, वही लिपि होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। सभी क्वेश्चन के आंसर को आसान बनाया गया है, पाठ के अनुसार बनाया गया है। अब एक एक ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा सर। चलिए, आप बताइएगा, जिसका आपको आंसर पता हो, नहीं पता हो हम बताएंगे। ठीक है, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर ए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए, गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सी है? नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935, ऊपर आया था, ऑप्शन नंबर ए है। सुनिए, टकसाल शब्द का अर्थ है, आप ऑप्शन पढ़िए, आप खुद बताइएगा कौन सा होगा। जहां दिन ढलता है, जहां सिक्के ढलते हैं, जहां भोजन बनता है, जहां अपराधियों को रखा जाता है, जहां सिक्के ढलते हैं। पाठ से ही पता चल गया, जहां सिक्के ढलते हैं। आगे देखिएगा, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है? तो नागर शैली कहा जाता है, याद रखिए। कौन सा शैली कहा जाता है? नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है, नेपाली, मराठी, उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, गुणाकर मूले ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? अक्षर कथा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि के राम सिंह यानी राम सीता शब्द अंकित है? यानी राम सिंह बादशाह अकबर ने, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा जा चुका है। अकबर ने छपवाया था, और उसपे क्या था? राम सिंह था। ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन बताइए, हाँ, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान
किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों का है, याद रखिए। किनका है? जैनों का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। क्या है बाबू लिपि? देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे? धारा नगरी, याद कीजिए, धारा नगर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं धारा नगरी के थे। अगला है, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलता है? याद आ रहा है? दक्कन प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ देखिए, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। याद कर लीजिएगा, 11वीं सदी से मिलने लगता है मराठी भाषा के लेख। किस सदी से? 11वीं सदी से, याद रखिएगा। अगला है, उत्तर भारत से, ये उत्तर भारत का है। ठीक है, भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। याद रखिए, किस सदी से? 8वीं। वही मराठी भाषा है तो 11वीं सदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सरहपाद की कृति कौन सी है? बताइए। दोहा कोश। याद आ रहा है? मैंने बोला था ना एग्जाम में पूछता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, सरहपाद की रचना दोहा कोश। ऐसे ही पूछ सकता है कि दोहा कोश किनकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है, याद रखिएगा। अगला है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द देवनागरी लिपि में अंकित है। याद रखिएगा, किस लिपि में अंकित है? देवनागरी लिपि में ही अंकित है। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? किस लिपि में? नंदी नागरी कहिए या देवनागरी कहिए, बतिया क्या है सर? सेम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो याद रखिएगा 1020 ईस्वी। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। महमूद गजनवी के बाद किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? याद रख, सुनिए। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने भी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी, और साथ ही साथ शेर शाह, बादशाह शेर शाह ने भी अपनी जो भी उनके लेख होते थे, सिक्का होते थे, कुछ भी होता था, सब पर नागरी लिपि में जो लेख वो खुदवाए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा। उत्तर भारत में पहले पहल किस राजाओं, उत्तर भारत में पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं, याद रखिएगा, के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं? दक्षिणी भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुरागी के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी, परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिनका नाम है, का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, केने बैठी है जी? तो उड़ गई। चले बताइए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। दोहा कोश आ गया। दोहा कोश किनकी रचना है? सरहपाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना संस्कृत में हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उर्दू टीका का जी हेलो है, बताइए। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने थे? 2 सदी पहले, लगभग 2 सदी पहले, यानी 200 वर्ष पहले। याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? हाँ हाँ, उनका चैप्टर हट्टी कर दो गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी, याद कर लिया लो। अगला बताइए, नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण के प्राप्त वरगुण, वरगुण याद रखिएगा, विक्रमादित्य वरगुण। कौची? विक्रमादित्य वरगुण का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है?
तो किस लिपि में है? नागरी लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूले। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तकों के रचयिता, पुस्तक का रचयिता कौन है? हाँ हाँ हाँ, ठीक कर लो गुणाकर मूले। अगला देखिए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ से जो लिखा जाता है उसी के हस्तलिपि कहल जाला। हाथ की मेहंदी को आया है, मेहंदी है रचने वाली, गाना नन गाई बहुत मारे। हाथ से बनी मूर्ति, हाँ सरस्वती मैया आ रही है कि ना जी। हाथ से बने व्यंजन, व्यंजन व्यंजन कहाँ बा? आए मैंने थाली दे दिए, व्यंजन किधर है? व्यंजन मैंने खाना, अरे वो नहीं है क्या है? अरे दिलथारी ए नारी, व्यंजन कहाँ बा? देखा तूर के लाइनी दतमन, दतमंजन कहाँ बा? कहने कामना गाना भाई, सुनिए जो भी है। आगे देखिए, हाथ की लिखावट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बताइए, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति थी? राम और सीता की। क्या लिखा था? राम सिंह। क्या लिखा था? राम सिंह। चलिए, इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो खूब बढ़िया से लेखक परिचय, क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। लो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।